मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। तो एजुकेशन की हमने बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड यानी कि इकाई 3 से आपका लेसन नंबर 4 पाउल फ्रेरे यानी कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति जॉन डीवी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पाउल फ्रेरे के बारे में हम यहाँ पर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो है शॉर्ट नोट्स आता ही आता है, शॉर्ट नोट जो है आपका आता ही आता है आपके इस वाले एग्जाम के अंदर। तो पाउल फेरे या फिर जिद्दू कृष्ण मूर्ति या जॉन डीवी, इन तीनों में से एक ना एक आपका आएगा ही आएगा। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि पाउल फ्रेरे के जो विचार हैं या फिर उनके बारे में आपको जो है थोड़ी बहुत चीजें आपको जाननी है, जो कि आपको यूनिट नंबर थर्ड में से लेसन नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाउल फ्रेरे कौन थे, इनका जीवन परिचय। पहले पाउल फ्रेरे जो थे वो एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है इनको, और उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान करने और आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के उनके सिद्धांत और दर्शन के लिए याद किया जाता है। यानी कि जो पाउल फ्रेरे है, इनको एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया, और इसी वजह से इनको एक सिद्धांत और दर्शन के लिए इनको याद किया जाता है। इनका जन्म 19 सितंबर तो 1921 को रेफिस यानी कि ब्राजील के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तो आपको क्या करना है, पाउल फ्रेरे का सबसे पहले जो है जीवन परिचय आपको लिखना है। और 1931 की महामंदी के दौरान उनके परिवार को एक बहुत पिछड़े शहर जबोदासो दोस गुरुआरेपस में जाकर रहना पड़ा, जहां उनके पिता की मौत हो गई, और उसके बाद गरीबी, भूख, कठिनाइयां इनका सामना उनको करना पड़ा। और बाल्यकाल में भूख और कठोर जीवन ने उनकी पढ़ने व लिखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एक महान वैज्ञानिक या दार्शनिक या शिक्षाविद होता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक जो है एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पर व्यक्ति के जीवन को झकझोर के रख देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पाउलो फ्रेरे जो थे उनके जीवन में भी आया, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद में उनका जीवन गरीबी, भुखमरी और कठिनाइयों के अभाव के अंदर जो है वो जीने लगे। और बाद में क्या हुआ कि उनका ये जो जीवन था, उनके सबसे ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव डाला पढ़ने लिखने पर। ठीक है सॉरी। आगे वो बताते हैं, पाउलो कहते हैं कि मुझे अपनी भूख की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका पेट संतुष्ट नहीं है तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी भूख की वजह से कुछ समझ में नहीं आता था, मैं मूर्ख नहीं था, ना ही मैं पढ़ने में अभिरुचि थी, मेरी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतना समझदार था कि मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, सिर्फ मुझे एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वजह से मैं अपने आप में आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे जीवन के अनुभवों में सामाजिक वर्ग व्यवस्था व शिक्षा के अंतर संबंधों को उजागर किया, और अन्य गरीब बच्चों के साथ खेलते समय मुझे अपने जीवन की समस्या को गहराई से देखने और समझने का भी अवसर मिला। तो यहाँ पर वो अपनी सारी की सारी स्थिति को क्या बताते हैं कि उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति रही है, उसकी वजह से वो जो अपनी परिस्थिति को नहीं सुधार सके और पढ़ाई को अपने अच्छी तरीके से आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। परंतु आगे बताया गया कि वर्ष 1943 में पाउलो ने लॉ कॉलेज के अंदर यानी कि लॉ स्कूल के अंदर प्रवेश लिया। उन्होंने दर्शन शास्त्र और भाषा के मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया, और उसके बाद में सन 1944 में उन्होंने अपनी एक सहकर्मी एजला मेया कोस्टा से विवाह कर लिया, और साथ में कार्य करते रहे, और 5 बच्चों के अभिभावक बने, और इन दोनों के 5 बच्चे हुए। और 1946 में पाउलो को शिक्षा और संस्कृति विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया था, और 1960 के दशक में ब्राजील के राष्ट्रपति चुनावों में मतदान के लिए व्यक्ति का साक्षर होना आवश्यक था, और अनपढ़ों व गरीबों के लिए बीच काम करते हुए फ्रेरे ने शिक्षण पद्धतियों का विकास किया। और उसके बाद में इन्होंने वहां पर काम किया, और गरीब लोगों के बीच में और अनपढ़ों के लिए इन्होंने जो है बहुत सारी शिक्षण पद्धतियों का विकास किया। और 1961 में रेफिस की यूनिवर्सिटी में शिक्षा और संस्कृति विभाग के निदेशक के पद पर कार्य किया, और 45 दिनों की उपलब्धि में बड़ी संख्या में खेतीहर मजदूरों को अपनी नवीन शिक्षा तकनीक यानी कि जो सांस्कृतिक मंडल, उसका उपयोग करना, लिखना और पढ़ना उन्होंने सिखाया। और उसके बाद 1964 में ब्राजीलियाई सेना द्वारा सत्ता पलट के कारण आई नई सैन्य सरकार ने क्या करा, उनकी शिक्षण पद्धतियों को विध्वंसक माना और देशद्रोह के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया। कि जो उन्होंने जो शिक्षण पद्धतियां दी थी वो बिल्कुल देशद्रोह के नाम पे जानी गई, और उसके बाद में उन पर जुर्माना लगाया गया, और उनको इस जुर्म के आधार पर जेल में डाल दिया गया। 70 दिनों तक वो कैद में रहने के बाद एक दशक से अपनी लंबी अवधि तक देश में निर्वासित रहे। यानी कि उसके बाद में देश उनको जो है 70 दिनों तक कैद के अंदर रह दिया गया, और उसके बाद में एक दशक से उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया गया। पाउल फ्रेरे की जो मृत्यु है वो 2 मई 1997 को हो गई थी, और उनकी जो है
हृदय गति रुकने के कारण उनकी मौत हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो पाउलो जो थे उनके और क्या क्या इसमें योगदान रहे हैं। अब फ्रेरे के शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं। उन्होंने जैसे कि विचारों में सबसे पहले उन्होंने संवाद बोला। उन्होंने यहाँ पर कहा कि संवाद उन मनुष्यों के बीच होने वाली मुठभेड़ है जिनकी मध्यस्थता विश्व करता है और जो विश्व का नाम देने के लिए एक दूसरे का सामना करते हैं। अतः जो विश्व को नाम देना चाहते हैं और जो उसे नाम ना देना चाहते हो, ऐसे लोगों के बीच में संवाद नहीं हो सकता। संवाद तभी संभव नहीं है जब एक तरफ शब्द बोलने का अधिकार ना देने वाले हो और दूसरी तरफ वे जिन्हें अपने शब्द बोलने का अधिकार छीन लिया गया हो। ठीक है, तो ये जो है उनके आगे जो यहाँ पर भी हमने बात की कि उनके जो शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं, उसके अंदर से हमारा एक पहला विचार क्या है, संवाद। उनका दूसरा विचार क्या है, आचरण। आचरण का मतलब व्यवहार यानी कि प्रैक्टिस, बिहेवियर। प्रैक्टिस, आचरण अंग्रेजी शब्द प्रैक्टिस शब्द हिंदी पर्याय है जिसका अर्थ फ्रेरे के अनुसार विश्व का रूपांतरण करने के लिए उस पर किया जाने वाला चिंतन और कर्म है। हिंदी में इसके लिए कोई और अन्य उपयुक्त शब्द न होने के कारण सर्वत्र इसका अनुवाद आचरण किया जाता है, यानी कि आचरण। ठीक है, और जो इस अर्थ से सबसे निकट पड़ता है। अब प्रैक्टिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सिद्धांत, अवधारणा, कौशल को अधिनियमित, मूर्त या साकार किया जाता है। तो ये आप इसका दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद में वो बात करते हैं समस्या उठाऊ शिक्षा। समस्या उठाऊ शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मुक्ति है, जिसका अर्थ मनुष्य द्वारा अपने विश्व का रूपांतरण करने के लिए उस पर किया जाने वाला चिंतन और कर्म है। वास्तविक मुक्ति को मानकीकरण भी माना जा सकता है। उन्होंने क्या बोला, समस्या उठाऊ शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जिसमें कि बच्चे का जो शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए मुक्ति, आजादी। उनके अनुसार समस्या उठाऊ शिक्षा का उद्देश्य छात्र के आलोचनात्मक रूप से सोचने या ज्ञान के उद्देश्य और उसके अस्तित्व के कारणों पर चिंतन करने के कौशल को मजबूत करना है। जब यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो छात्र ज्ञान मीमांसा संबंधी जिज्ञासा की भावना से ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देगा। जिज्ञासा के बिना व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। जिज्ञासा के बिना व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है और इस संबंध में जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने का एक उपकरण माना जाता है। ज्ञान केवल आविष्कार और पुनर्विष्कार के माध्यम से उभरता है जब मनुष्य बेचैन, अधीर, निरंतर उम्मीद के साथ पीछा करता है तो दुनिया में, दुनिया के साथ और एक दूसरे के साथ में। फ्रेरे क्या बोलते हैं कि ज्ञान हमेशा कब निकलेगा, जब कोई आविष्कार होगा, दोबारा आविष्कार होगा उसके माध्यम से। और जब मनुष्य बेचैन हो जाएगा किसी चीज को जानने के लिए, उसके प्रति अधीर होता है, निरंतर होता है, उम्मीद के साथ उसका पीछा करता है, तो वहां पर एक दूसरे के साथ में वो ज्ञान का आचरण कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पाउलो का जो शैक्षणिक दर्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट खत्म हो जाएगा। नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने पाउले को शिक्षा शास्त्र को ढाला, उनकी पाउले के जो शिक्षा शास्त्र थे उनको ढाला है। और पाउलो फ्रेरे को आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के एक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर भी व्यापक रूप से इस क्षेत्र में अपनी मुक्तिवादी अवधारणाओं के लिए जाना जाता है कि उन्होंने जो है यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी अवधारणाएं दी हैं। उन्होंने लैटिन अमेरिका में अपने अनुभव के अनुरूप समाज के दृष्टिकोण का विश्लेषण करके एक व्यापक ढांचे के भीतर प्रचलित शैक्षणिक तरीकों की कड़ी व बार बार आलोचना की है, जिसे वे बैंकिंग शिक्षा कहते हैं। अब वो इसको बैंकिंग शिक्षा के नाम से जानते हैं। और आगे उन्होंने बोला कि सामाजिक संबंधों को अधिकृत व्यक्तियों यानी कि जो उत्पीड़नों के वर्ग से संबंधित है उनके द्वारा अधिकारिक दमनकारी बनाया जाता है। यह अनिवार्य प्रक्रिया कई उपकरणों द्वारा तेज की जाती है और इस उपकरणों में से एक पारंपरिक शिक्षा है जिसे फ्रेरे बैंकिंग शिक्षा के नाम से जानते हैं। समाज और सामाजिक संबंधों के बारे में फ्रेरे की समझ वर्ग संबंधों पर आधारित है। वो कहते हैं कि जो समाज के बारे में और सामाजिक संबंधों के बारे में जो समझ है वो सब जो है वो किससे संबंधित है, वो आपके फ्रेरे के विचार से संबंधित है, सामाजिक संबंधों से संबंधित है। दो तरह के ज्ञान की चर्चा यहाँ पर बोली गई है, पहला व्यवहारिक ज्ञान और दूसरा आलोचनात्मक। और व्यवहारिक और आलोचनात्मक और दूसरा चिंतनशील और सिद्धांतीय। विश्वास को संवाद और रचनात्मक सोच से ज्ञान में ढाला जाता है और ज्ञान को तर्क और विषय सामग्री या भावनाओं और अंधविश्वासों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ और भावनाओं के बीच संबंधों की खोज को करना चाहिए। तो यहाँ हमने जो है शॉर्ट नोट्स के बारे में बात की है, जो कि आपका शॉर्ट नोट्स एजुकेशन के अंदर पूछा जाता है आपका। और आई होप आपको यूनिट नंबर 3 से लेसन नंबर 4 अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।